Hello and welcome to Lavneesh Sarki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 33, and it is only for class 10 students. It has taken from the subject Social Science History, and we will learn and understand and continue the chapter Nationalism in Europe in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में भी हम अपने इस चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करेंगे। जो डिफरेंट टॉपिक्स आज की वर्कशीट में हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक ज़रूरी बात ये कि मेरे जो आंसर हैं वो स्टूडेंट की शिकायत है बहुत बड़े बड़े हैं। देखिए, हिस्ट्री के हिसाब से जितना हमने लिखा है ना वो भी कम है। अगर आपको आंसर लॉन्ग लगते हैं तो आप उनमें से कोई भी 5 पॉइंट्स छांटिए और उन्हें अपना आंसर बना लीजिए। ये तो काम आसान हो जाएगा, तब आप इसको कर सकते हैं। तो मैंने तो आपको ज़्यादा मटेरियल इसलिए दिया कि आपके पास ज़्यादा होगा तो आप उसमें से कम कर सकते हैं, लेकिन अगर होगा ही कम तो आप उसको क्या कम करोगे और क्या याद करोगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। द फर्स्ट टॉपिक इज विजुअलाइजिंग द नेशन, यानी नेशन को विजुअलाइज किया गया, एक ऐसा रूप दिया गया जिससे वो कोई एक व्यक्ति हो, जैसे कोई एक पर्सन के रूप में नेशन को डिपिक्ट किया गया। आर्टिस्ट्स इन 18th and 19th century portrayed a country as if it were a person. Nations were portrayed as a female figure. देखिए, 18th और 19th सेंचुरी में जो कंट्री थी, बहुत सारी कंट्री थी, यूरोपियन कंट्री, उनको इस तरीके से दिखाया गया, इस तरह से शो किया गया जैसे वो एक पर्सन हो। और आमतौर पर जो नेशंस को पोर्ट्रे किया जाता था वो एक फीमेल फिगर के रूप में पोर्ट्रेट किया जाता था। The female form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in real life. और जो नेशन को एक जो है फीमेल फॉर्म में दिखाया गया, उसके लिए चुना गया, फीमेल फॉर्म को चुना गया नेशन को दिखाने के लिए। लेकिन वास्तविक जीवन में वो कोई बहुत जानी मानी महिला नहीं होती थी। इस तरीके से महिला के फॉर्म में उनको जो कंट्रीज को पोर्ट्रेट किया गया। रादर इट सॉट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन अ कंक्रीट फॉर्म। और ऐसा क्यों किया गया? ताकि एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक पर्सन के रूप में लोगों को दिखाया जाए, उनके मन में बिठाया जाए कि जो हमारी कंट्री है वो कंट्री ना होकर एक पर्सन है जिसका हमें वैल्यू उसकी हमें समझनी चाहिए और उसे हमें बहुत ऑनर करना चाहिए। दस फीमेल फिगर बिकम एन एलेगरी ऑफ द नेशन, यानी जो फीमेल फिगर थी वो अब किसी भी नेशन की एक एलेगरी का मतलब है रूपक बन गई, उसको दिखाने का एक तरीका बन गई। इन फ्रांस शी वॉज क्रिश्चियन Mariana or Marine, a popular Christian name which underlined the idea of people's nation. तो जैसे कि फ्रांस को किसके रूप में दिखाया गया? मैरियाना, जो कि एक क्रिश्चियन नेम है, पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है, और उसने पीपल्स नेशन के आइडिया को लोगों तक पहुंचाया, उनके मन में इस फीलिंग को जगाया कि वो हमारा सब लोगों का अपना नेशन है। किसके जरिए दिखाया गया? मैरियाना के जरिए। सिमिलरली जर्मेनिया बिकम द एलेगरी ऑफ द जर्मन नेशन, और जो जर्मेनिया थी वो जर्मन नेशन की एलेगरी बन गई, उसका रूपक बन गई। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये जो हम टॉपिक्स आज पढ़ रहे हैं ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में शॉर्ट नोट लिखने के लिए हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आ जाता है। तो टॉपिक इज फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। In the German regions, a large number of political associations whose members were middle class, professionals, businessmen, and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all-German National Assembly. देखिए क्या हुआ कि जर्मन रीजन में जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे जिसके मेंबर मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे और बहुत नामी गिरामी कलाकार लोग थे, वो सब साथ में आए। कहाँ पर? सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में। और उन्होंने ये डिसाइड किया, वोट करने के लिए डिसाइड किया कि एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाई जाए। ऑन 18 मई 1848 831 elected representatives marched in a festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament
कन्वेन्ड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। तो फिर क्या हुआ कि 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बहुत गाजे बाजे के साथ, जलसे के साथ, जुलूस के साथ अपनी पोजीशन को लेने के लिए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में अपनी पोजीशन को टेक ओवर करने के लिए गए। और ये सब कहाँ पर हुआ? सेंट पॉल चर्च में। They drafted a constitution for a German nation to be headed by a monarchy subject to a parliament। और उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें कि जो अब राजतंत्र था उसको इस पार्लियामेंट्री रूल के अंडर में काम करना था। When the deputies offered the crown on these terms to Frederick William IV, the king of Prussia, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly। और जब ये जो अधिकारी लोग थे, जितने भी डेप्यूटीज लोग थे, इन्होंने जो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ जो कि किंग ऑफ पर्शिया था उसको क्राउन ऑफर किया, क्योंकि राजा तो था लेकिन उसको काम कैसे करना था? पार्लियामेंट्री रूल के अंडर में काम करना था। तो उन्होंने जो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ था उसको क्राउन ऑफर किया, लेकिन उसने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया और उन दूसरे मोनार्क्स का साथ दिया जो कि इस इलेक्टेड असेंबली को अपोज कर रहे थे, यानी उसका विरोध कर रहे थे। While the opposition of the aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament eroded। और जो अरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री थे वो मतलब कहने का मतलब जो मिडिल क्लास लोग थे ना, और जो सैनिक लोग थे वो यहाँ इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। तो जो पार्लियामेंट का सोशल बेसिस था वो धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया। यहाँ अरिस्टोक्रेसी का मतलब है जो कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग मतलब जो राजा के जैसे ही धनवान लोग होते थे। द पार्लियामेंट वॉज द डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लासेस who resisted the demanded of workers and artisans and consequently lost their support। और देखिए ये भी बताया गया कि जो मिडिल क्लास के लोग थे यहाँ वो डोमिनेटेड थे, और उन्होंने क्या किया, जितने भी वर्कर्स और जो कारीगर्स थे उनकी डिमांड्स को जो है दबा दिया, मतलब उनको इग्नोर कर दिया, जिससे क्या हुआ कि वो धीरे धीरे अपना सपोर्ट खोना शुरू हो गए। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड। फिर लास्ट में क्या हुआ कि सेना को बुलाया गया, ट्रूप्स का मतलब यहाँ पे सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली को जबरदस्ती भंग करवा दिया गया। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ फीमेल्स इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म। यानी जो फीमेल्स थी उन्होंने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया नेशनलिज्म के डेवलपमेंट में। क्या क्या पॉइंट हैं वो जरा एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज formation of political association। Women actively participated in national movements और nationalism movements, और उन्होंने फॉर्म के लिए अपने जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशन थे उन्होंने भी उसकी फॉर्मेशन की, उनको बनाया। दे फॉर्म द पॉलिटिकल एसोसिएशन। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर, और उन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर भी पब्लिकेशन किए, उनको जो है निकाला और अपनी जो बातें थी, अपने ओपिनियन को बहुत सारे लोगों को पहुंचाया। फिर था स्ट्रगल फॉर सफरेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया किसके लिए? राइट टू वोट के लिए। लेकिन फिर भी जो अभी हमने ऊपर असेंबली पढ़ी, फ्रैंकफर्ट असेंबली, इसमें उनको वोट देने का राइट फिर भी नहीं दिया गया। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन। और उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल मीटिंग्स और डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया। तो इस तरीके से फीमेल्स का रोल भी नेशनलिज्म के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। नाउ द लास्ट टॉपिक इज सिंबल एंड सिग्निफिकेंस। देखिए सिंबल, जैसे अभी हमने सबसे ऊपर भी बात की थी कि जो अब धीरे धीरे क्या हो रहा था कि जो डिफरेंट नेशंस थे उनको लोगों के सामने एक पर्सनलाइज, एक विजुअलाइज किया गया एक पर्सन के फॉर्म में। तो इसलिए जो सिंबल्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट करने में। तो उस समय जो यूरोप की नाउ द लास्ट टॉपिक इज सिंबल एंड सिग्निफिकेंस। अगर आपको याद है तो अभी अभी हमने जो फर्स्ट टॉपिक हमने यही पढ़ा कि जब नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के मन में हो रही थी तो उसमें जो सिंबल
सिंबल थे उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। जैसे कि हमने ये भी पढ़ा कि अब जो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनकी एलेगरी एक कोई पर्सन हो गई थी, यानी उनको दिखाने के लिए, उनको विजुलाइज करने के लिए उसको एक पर्सन का रूप दे दिया गया था। इसी तरह से बहुत सारे सिंबल थे जिन्होंने नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। सो व्हाट आर द सिंबल्स? लेट्स नो। सिंबल इज ब्रोकन चेन्स, दैट मीनिंग इज बीइंग फ्रीड, यानी आज़ाद हो जाना। ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, यानी जो हाथ पे बांधते हैं वो ईगल का ब्रेस्ट प्लेट, तो ये क्या था? सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ, यानी जर्मन एम्पायर की स्ट्रेंथ को दिखाने वाला एक सिंबल था। थर्ड इज क्राउन ऑफ ओक लीव्स, जो क्राउन होता है उस पर ओक लीव्स का होना हीरोइज्म का, उसका मतलब था कि हीरोइज्म, यानी कि अपना जो है अपनी वीरता को दिखाना। फिर सोर्ड सिंबल होती थी, इसका मतलब था कि रेडीनेस टू फाइट, यानी लड़ने की, युद्ध की तैयारी। उसके बाद है ऑलिव ब्रांच अराउंड द सोर्ड, जो सोर्ड के चारों ओर ऑलिव की ब्रांच को लगा होना, इसका मतलब था विलिंगनेस टू मेक पीस, यानी शांति के लिए इच्छा रखना। फिर है ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, और ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर जो फ्लैग होता था वो किसका सिंबल था? इसका मतलब था कि फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848। 1848 में जो लिबरल नेशनलिस्ट थे उनका ये फ्लैग होता था, जिसको कि बैंड बाय द ड्यूक्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स, जो जर्मन स्टेट्स के ड्यूक्स थे उन्होंने इसको बैन कर दिया था। और द लास्ट इज रेज ऑफ द राइजिंग सन, यानी जो सन की रेस, राइजिंग रेस दिखाई जाती थी, राइजिंग सन की जो रेस दिखाई जाती थी, इसका मतलब होता था बिगनिंग ऑफ अ न्यू ईरा, यानी एक नए युग की शुरुआत। सो नाउ दीज आर द टॉपिक्स ऑफ दिस वर्कशीट एंड वी आर मूविंग टू आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द रोल ऑफ विजुअल एलेगरी फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म, यानी राइज ऑफ नेशनलिज्म में जो विजुअल एलेगरी थी, ये दृश्य रूपक थे, उनका क्या रोल था? Artists in the 18th and the 19th centuries portrayed a country as if it were a person. Nations were portrayed as a female figure. The female form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in real life. Rather, it sought to give the abstract idea of the nation a concrete form. Thus, female figure became an allegory of the nation. In France, she was Christian Mariana, a popular Christian name which underlined the idea of people's nation. Similarly, Germania became the allegory of the German nation. और इसको हमने अभी अपनी वर्कशीट में डिस्कस भी किया है, ये आंसर वहीं से हमने नोट डाउन किया। सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ वेमेन फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जैसे मैंने एलैबोरेट किया एक दो लाइन में अपने आप से आप भी इसको कर सकते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन। Women participated actively in nationalist movement and established their political organizations. Second is publication of newspaper. Women also published many newspapers. Third is struggle for suffrage. Suffrage का मतलब है right to vote. Women struggled a lot to gain the right to vote, even though they were denied the voting right during the fourth election of the assembly, that is Frankfurt Assembly. And the fourth point is participation in political meetings and demonstration. Women participated in many political meetings and demonstrations for nationalist movements. Now the question number 3 is explain the importance of Frankfurt Parliament. तो उसमें वही लिखना है जो ऊपर हमने समझा भी था अभी। In the German regions, a large number of political associations whose members were middle class professionals and businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all-German National Assembly. On 18th May 1848, 831 elected representatives marched in a festive procession to take their places in Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul.
they drafted a constitution for a German nation to be headed by a monarchy subject to a parliament. When the deputies offered the crown on these terms to Frederick William IV, the King of Prussia, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly. While the opposition of aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament eroded. Now the last question, question number 4. Write the significance of different symbols. When an abstract idea is depicted as a person or an object, it is called a symbol. यानी जब एक abstract idea को, किसी भी abstract idea को हम एक person के रूप में या object के रूप में depict करते हैं, दिखाते हैं, तो इसको हम symbol कहते हैं. A symbol is easy to express to a ruler as a picture और एन आइडल, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गिव अ फेस टू अ नेशन. यानी अगर हमें किसी एक रूलर की पिक्चर बनानी हो, एक राजा की पिक्चर बनानी हो या उसकी एक मूर्ति बनानी हो, तो ये बहुत ईजी है, हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं. लेकिन एक नेशन को फेस देना, किसी का फेस देना, ये बहुत डिफिकल्ट होता है. देयरफॉर नेशनलिज्म और नेशन स्टेट्स वर एक्सप्रेस थ्रू मैनी सिम्बल्स. दीज सिम्बल्स एंड देयर इम्पोर्टेंस आर एज फॉलोज. तो जो नेशनलिज्म या राष्ट्रीय राज्यों को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे सिंबल्स का यूज़ किया गया, तो वो क्या क्या सिंबल्स थे और उनकी इंपॉर्टेंस क्या थी वो यहाँ दे रखी है. जैसे ब्रोकन चेन, ठीक है, बीइंग फ्रीड, ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ, क्राउन ऑफ ओक लीव्स, हीरोइज्म, सोर्ड जो सिंबल था उसका मतलब था रेडीनेस टू फाइट, ऑलिव ब्रांच अराउंड द सोर्ड इज विलिंगनेस टू मेक पीस, ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राइकलर फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848 बैंड बाय द ड्यूक्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स, एंड द लास्ट इज रेज ऑफ राइजिंग सन इज बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा. तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास ओपन किया है. उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहां से आप हमारे उस चैनल के साथ जुड़िए और आपको सारी वीडियोस के लिंक एक साथ मिलेंगे, आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन साथ साथ दबा दीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन सही टाइम से आ जाएं. बट रिमेंबर, whenever you will go outside, please wear your mask, keep maintaining physical distance of 6 feet और 2 yards. और जब भी आपकी बारी आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है. इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच.